22 के चुनाव के लिए चिंतन शिविर भी शुरू। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तराखंड सरकार। चारधाम यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। उत्तराखंड में तीसरी लहर की तैयारी। देहरादून में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के लिए आरक्षित किए जा रहे 450 बेड। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान में लगा ब्रेक। देहरादून में कोविशील्ड के टीके खत्म। टीकाकरण केंद्रों से बैरंग लौटे लोग। उत्तराखंड में अनलॉक, पर्यटकों के लिए खुले देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल के पर्यटक स्थल। उत्तराखंड में जल्द बदलेगा मौसम। 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर डाउन। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, दुनिया भर में लोगों को एक्सेस करने में दिक्कत। यूजर्स को पेज लोड करने में आ रही दिक्कत। कुछ फीचर्स ट्विटर डाउन होने के बाद भी चालू। दिल्ली से बता रहे हैं खबर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर डाउन हो गया है, जिससे कि दुनिया भर में लोगों को एक्सेस करने में परेशानी आ रही। यूजर्स को पेज लोड करने में आ रही दिक्कत। कुछ फीचर्स ट्विटर डाउन होने के बाद भी चालू हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर डाउन हो चुका है, जिससे कि यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूजर्स को पेज लोड करने में परेशानी आ रही है और कुछ फीचर्स ट्विटर डाउन होने के बाद भी चालू हैं। खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। माइक्रो ब्लॉगिंग फीचर्स पेज डाउन हो गया है, जिससे कि यूजर्स को परेशानी आ रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर डाउन हो चुका है, जिससे कि पेज लोड करने में दिक्कत आ रही है और दुनिया भर में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी विशाल जी, जिस तरह से ट्विटर का पेज लोड करने में दिक्कत आ रही है और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर डाउन हो चुका है, तो ये कब तक सही होएगा? देखिए वंदना, अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं ट्विटर पे। अगर बात की जाए तो शॉप से एक्सेस करने से कई पेज आपको लोड होते नहीं दिखेंगे। आपका स्वयं का पेज लोड होता नहीं दिखेगा और ट्विटर पे अपने आप आपकी आईडी साइन आउट हो जाएगी। ऐसी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। माना जा रहा है कि ट्विटर को फिर से भारत में डाउन होता देखा जा रहा है। कोई भी आप ट्वीट कर रहे हैं तो इस बार में ट्वीट नहीं हो रहा है और तमाम दिक्कतें सामने आ रही है। अगर आप कोई हैशटैग क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी आईडी साइन आउट हो जा रही है। तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से बयान ट्विटर की तरफ से नहीं किया गया। तो जैसे कि अभी पेज लोड करने में दिक्कत आ रही है और प्रोसेसिंग भी स्लो चल रही है, तो जब ये लोडिंग शुरू होएगी तो क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, ट्विटर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। वो चाहे किसी का अकाउंट ब्लॉक करना हो या किसी को डिलीट करना हो, इस टाइम ट्विटर बहुत ज्यादा टीआरपी में है भारत में और लगातार इतना लोड होता जा रहा है ट्विटर। जब ट्विटर भी डाउन होने लगा है तो और जो नेटवर्किंग साइट है, अब भारत में लोग उस तरफ करने लगते हैं। ट्विटर के पैरेलल और वेबसाइट बनी हुई है। अब कहीं ना कहीं ट्विटर को ये माना जा रहा है कि भारत में ज्यादा ट्विटर का इस्तेमाल होगा नहीं, तो लोग हैं वो दूसरी ओर बढ़ने लगे हैं। जी विशाल जी, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर बता रहे हैं आपको, दुनिया भर में लोगों को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर डाउन हो चुका है, जिससे कि यूजर्स को पेज लोड करने में भारी परेशानी आ रही है और कुछ फीचर्स ट्विटर डाउन करने के बाद भी चालू हैं।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर डाउन है, जिससे कि पेज लोड करने में परेशानी आ रही है, लोगों को एक्सेस करने में परेशानी आ रही है। और देहरादून से खबर आ रही है, राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राज्य सरकार इस संबंध में पीएमओ को पत्र भेजेगी। नौ नवंबर को होगा स्थापना दिवस। स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा और विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 9 नवंबर को देहरादून आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य सरकार इस संबंध में पीएमओ को पत्र भेजेगी। देहरादून से खबर है, तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात होगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कल देर रात तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं हुई थी मुलाकात। बुधवार को दोपहर में दिल्ली पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत। देहरादून से खबर बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात होगी। कल देर रात तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई थी। वहीं बुधवार दोपहर में दिल्ली पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज। कल देर रात तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई थी और बुधवार को दोपहर में दिल्ली पहुंचे थे सीएम तीरथ सिंह रावत। और देहरादून से खबर आ रही है, तीरथ सिंह रावत के दिल्ली जाने से अटकलें तेज। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, सीएम के इलेक्शन पर सस्पेंस। उत्तराखंड में नेताओं के दिल्ली जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद अटकलों का जो ट्रेंड है वो तेज हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा। 2022 के चुनाव को लेकर चिंतन शिविर हुआ था। दिल्ली दौरे के साथ सियासी अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है और देहरादून से दिल्ली तक बीजेपी में बेचैनी बढ़ी है। बता दें कि उत्तराखंड में नेताओं के दिल्ली जाने की खबर सियासी हलचल पैदा कर देती है और फरवरी में प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अटकलें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही हुआ जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बुधवार को दिल्ली गए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बुधवार सुबह दिल्ली क्या गए, सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी में हो या कांग्रेस में अंदर खाने सुगबुगाहट तेज हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक फिर से मुख्यमंत्री रावत को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं सीएम रावत से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के सामने 2022 का चुनाव है और चिंतन शिविर हुआ था और उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई उसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2022 की चुनाव की बात कही, लेकिन अपने उपचुनाव पर कुछ नहीं बोले। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित, जिस तरह से सीएम तीरथ सिंह रावत को अचानक से दिल्ली बुलाया गया है, तो क्या सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं?
बिल्कुल देखिए वंदना, जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा था और उसके बाद अचानक से दिल्ली बुलाया गया बीजेपी हाईकमान की ओर से, वो उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक गलियारों में काफी सुगबुगाहट है, विपक्ष की ओर से भी और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की भी ओर से इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि आखिर आनन फानन में मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब क्यों किया गया है। हालांकि जब मुख्यमंत्री देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे बुधवार को, तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करी थी वन्ना, और इसमें उन्होंने इसको एक सामान्य घटना बताया था। उन्होंने कहा था कि जो चिंतन शिविर में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसके बारे में वो फीडबैक देने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसको जन जन तक पहुंचाना है, तो इन सब विषयों को लेकर के वो जा रहे हैं। लेकिन जब हमने उपचुनाव को लेकर के पत्रकारों ने पूछा तो उस पर उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा। जब एकाएक, जब इससे पहले भी उनसे पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये सारा जो फैसला है वो बीजेपी का जो हाईकमान है वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कहां से लड़ाना है। तो कुल मिलाकर के बनना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है उसके बाद से कई राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के चर्चाएं हैं। आज ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। अब संभवतः उस मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो जानकारी बीजेपी के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर के इसमें विशेष रूप से चर्चा होगी, क्योंकि आपको अंकित, यहाँ जानकारी जानना है चाहेंगे कि अभी अभी जो सीएम तीरथ सिंह रावत है उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और इसके बाद तुरंत अचानक से बुला लिया गया, ऐसा क्यों? अब बिल्कुल देखिए वंदना, इसी 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 बात पर हम आ रहे थे कि ये एक सामान्य घटना नहीं है। और अभी हाल फिलहाल ही मुख्यमंत्री ने तमाम, चाहे केंद्रीय मंत्रियों से थी या पार्टी के हाईकमान से थी, सबसे मुलाकात करी थी और वो काफी खुश होकर के आए थे। इसके अलावा कई सारी योजनाओं का पिटारा भी वो लेकर के आए थे। तो अचानक से चिंतन शिविर बैठक के बाद से उनको बुलाया जाना ये कोई सामान्य घटना हमें नहीं लगती है। इससे पहले अगर आपको याद होगा वन्ना, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जिनका कि 4 साल का कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा था, वो भी उस वक्त गैरसैंण में सत्र चल रहा था और सत्र के बीच बीच में बीजेपी हाईकमान की ओर से उनको बुलावा आया था। और तभी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं BL संतोष या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, ये भी यहीं थे और इस वक्त भी यही घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वरना इसको हमारे दृष्टिकोण से इसको सामान्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनके उपचुनाव को लेकर के, और जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर में जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसको बताने के लिए वो जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर उनको बताने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो प्रभारी और BL संतोष और खुद कई राष्ट्रीय नेता खुद इस बैठक में थे। तो ये कोई इस तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको सामान्य घटना बता रही है, हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कुछ गंभीर बातें हैं। हालांकि अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से उनकी जो मुलाकात होती है या नहीं होती है तो फिर किन किन विषयों पर होती है, और क्या उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो उपचुनाव को लेकर के अटकलें हैं, क्या चुनाव आयोग के पास सरकार जा करके ये इस बात की गुहार लगाएगी कि उपचुनाव दोबारा से कराया जाए। अगर उत्तराखंड में उपचुनाव होते हैं बनना, तो आपको फिर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहां पर भी आपको उपचुनाव कराने होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सियासी घटनाक्रम है और यही वजह है कि इसको लेकर के कयासबाजी का दौर है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी हाईकमान है वो आने वाले समय में क्या निर्णय लेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी सबकी निगाहें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से जो जी अंकित, ये तो बात है ही कि सभी की निगाहें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर टिकी हुई हैं, लेकिन जब दिल्ली दौरे से पहले सीएम तीरथ सिंह रावत कुछ योजनाओं को शुरू करने वाले थे, उनकी घोषणा करने वाले थे, जिनको स्थगित कर दिया गया, तो वो कौन कौन सी योजनाएं थी? आप बाल विभाग की ओर से जो राज्य मंत्री रेखा रे हैं, उनकी ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था। इसमें मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना इसको शुरू किया जाना था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में आने का उनका कार्यक्रम था, कुछ शासकीय कार्य उन्होंने निपटाने थे। इसके अलावा भी कुछ और एक जो पूरे दिन का उनका शेड्यूल था वो सारा तय किया गया था। लेकिन जैसे ही चिंतन शिविर का आखिरी दिन था तो बीजेपी हाईकमान की ओर से कहा गया कि आपको दिल्ली आना है।
अब दिल्ली भी मुख्यमंत्री को बुला दिया है वरना, और उसके बाद फिर कल का पूरा दिन मुख्यमंत्री इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था के चलते उनको समय भी नहीं दिया गया है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक विचित्र करने वाली बात है। हालांकि आज उनकी मुलाकात होती या नहीं इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में है और सबकी निगाहें बीजेपी हाईकमान पर टिकी हुई है, उनके फैसले पर टिकी हुई है। क्या मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कुर्सी बची रहेगी? क्या राज्य में एक बार फिर से उपचुनाव होगा? क्योंकि राज्य की 2 विधानसभा सीटें इस वक्त रिक्त पड़ी हुई है, वरना इसमें चाहे हम गंगोत्री की बात करें चाहे फिर हम हल्द्वानी की बात करें, तो देखना होगा कि हाईकमान की तरफ से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास समय सिर्फ 10 सितंबर तक का है। 10 सितंबर से पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य होना संविधान के हिसाब से जरूरी है। तो ऐसे में क्या उत्तराखंड राज्य में उपचुनाव होता है? मुख्यमंत्री के भविष्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से किस परिप्रेक्ष्य में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, इन सब पर पूरे उत्तराखंड वासियों की निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 70 दिन बचे हुए इतने कम दिनों में विधानसभा चुनाव भी कराने, विधानसभा का उपचुनाव भी कराना है, क्योंकि सीएम तीरथ सिंह रावत जो हैं वो लोकसभा सदस्य हैं और विधानसभा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो विधानसभा उपचुनाव में होना जरूरी है उनका। इसको लेकर के विपक्ष की ओर क्या सुगबुगाहट मची हुई है? देखिए, विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर बंधन निगाह जमाए बैठा है और कहीं ना कहीं फैसले का भी इंतजार कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कैसा निर्णय लेती है, क्या प्रतिक्रियाएं देती है। तो हमने जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से बातचीत करी थी तो उन्होंने सरकार को 3 सुझाव दिए थे। या तो आप या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि कांग्रेस का तर्क ये था कि जब संविधान के हिसाब से हम देखते हैं वरना तो जो साल अगर किसी राज्य में साल भर आम चुनाव को लेकर के समय बचता है तो ऐसी परिस्थिति में उपचुनाव नहीं कराया जाता है। तो कांग्रेस का तर्क ये था कि मुख्यमंत्री उपचुनाव का जो समय था वो गवा चुके हैं। ऐसे में अब राज्य में संवैधानिक संकट जो है वो खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री के और जो परिस्थितियां हैं उसमें 3 विकल्प सरकार के पास बचते हैं कि या तो आप राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड राज्य में लागू कर दीजिए, या फिर कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी हाईकमान पेश करेगा, या फिर अन्य परिस्थितियों में जो व्यवस्था है वो की जा सकती है। तो इस तरीके से विपक्ष का ये कहना है वरना, और विपक्ष कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में किस तरीके से सियासी घटनाक्रम होते हैं इन सब पर निगाहें। लेकिन 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहले एक बड़े सियासी घटनाक्रम को लेकर के सबकी निगाहें बंधी हुई है और सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हाईकमान की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जब इस बाबत पूछा गया तो वो काफी एक रिलैक्स मूड में दिखाई दिए, कोशिश यही कर रहे थे कि माहौल को जितना शांति तरीके से निपटाया जा सके वो सब चीजें। लेकिन जिस तरीके से उनको बुलाया गया है ये अपने आप में थोड़ा जरूर जो अटकलें हैं उनको हवा देता है कि आखिर इतने आनंद फानन में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली तलब क्यों किया गया है। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से समय भी नहीं दिया गया है। कल पूरा दिन भर मुख्यमंत्री वेट करते रहे, उसके बावजूद भी नहीं मिला। आज उनको समय मिलता है या नहीं मिलता है, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भविष्य क्या होगा, इन सब पर सबकी निगाहें अटकी हुई है। जी अंकित, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बता रहे हैं आपको कि सीएम तीरथ सिंह रावत आज जेपी नड्डा से मिलेंगे और सत्ता परिवर्तन के बाद अटकलों का जो ट्रेंड है वो तेज हो चुका है। सभी की निगाहें आज दिल्ली पर टिकी हुई हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लालकुआं से है, जहां कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील लालकुआं में एकत्र होकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आपको बता दें कि देश में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के चलते गुस्साए कांग्रेसियों ने सरकार को आड़े हाथ लिया। वहीं सेवा दल कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर बढ़ती महंगाई और भाजपा सरकार को जमकर कोसा और कहा कि ये जनता के संग सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिसके चलते गरीब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी ने 28 जून 2021 से 1 जुलाई 2023 जून से 1 जुलाई तक यह कुशासन मुक्ति आंदोलन की शुरुआत आज से यहाँ लालकुआं तहसील से की है। और इस ज्ञापन में हमने जो राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी महोदय के द्वारा, उसमें मांग की गई है कि जब से पिछले 7 वर्षों से रोजगार, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, गरीब और शोषित वर्ग पर अत्याचार चरम सीमा में पहुंच गया है और देश की जनता का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उनका जीना दूभर हो गया, उनका लालन पालन जो और उनका जो खाद्य सामग्री के पदार्थ हैं वो इतने आसमान छू गए हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, तमाम खाने पीने के सामान में तक जो है मूल्य वृद्धि। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राजधानी देहरादून के अलावा पौड़ी और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी सी बहुत सी बारिश के आसार हैं और टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 48 घंटे में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। से बात करेंगे जुलाई के, तो जो कुमाऊं क्षेत्र हमारा है तो उसमें कुछ जगहों में बारिश हल्की मध्यम मिलनी शुरू हो जाएगी और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें भी 1 तारीख से जो है कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तक की बारिश जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर जब 2 जुलाई की बात करेंगे, 2 जुलाई को जाएंगे तो जो बारिश है उसमें बढ़ोतरी होगी और मैं ये कहूँगा कि अधिकांश जगहों में 2 तारीख में जुलाई में वो आपको बारिश देखने को मिलेगी हल्की से मध्यम। और साथ में जो भारी वर्षा है तो वो भी एका दुक्का जगहों में, जैसे कि आप ये कह सकते हैं जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उनमें, और फिर गढ़वाल रीजन की बात करें तो उसमें देहरादून है, टेहरी है, पौड़ी है, तो इनमें भी एका दुक्का जगहों में भारी बारिश 2 तारीख को देखने को मिलेगी। खटीमा पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने निर्माणाधीन राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक भूमि का निरीक्षण किया। पुरानी तहसील में 50 लाख की लागत से बनने वाले शहीद स्मारक पर सांसद अजय भट्ट राज्य आंदोलन में शहीद हुए लोगों को आराध्य बताते हुए कहा कि अगर स्मारक में अगर धन की कमी आएगी तो उसको और बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के इस लंबित पड़े सपने को पूरा किया जाएगा। वहीं राज्य आंदोलनकारी अमित पांडे ने बताया कि बनाए जा रहे राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक पर स्मारक का आभार व्यक्त भी किया है। शहीद हमारे आराध्य हैं और शहीदों के कारण ही हम उत्तराखंड राज्य के निवासी कहलाए। उत्तराखंड राज्य इसका नाम पड़ा। उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए। ये बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमने ये सोचा है, सरकार ने ये सोचा है कि एक भव्य, दिव्य और भव्य शहीद स्मारक का निर्माण यहाँ पर किया जाए, जिसकी शुरुआत आज हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक अवसर है। वर्षों से राज्य आंदोलनकारी की मांग रही थी कि खटीमा में जो एक अभूतपूर्व आंदोलन हुआ था और जहाँ से उत्तराखंड राज्य के गठन की शुरुआत हुई थी, उस खटिया में एक शहीद स्मारक के लिए तरस रहे थे लोग। आज
यहाँ माननीय सांसद जी है, माननीय विधायक जी के प्रयासों से एक यहाँ पे भव्य शहीद स्मारक का निर्माण हो रहा है। उसके लिए हम माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और उत्तराखंड की सरकार का यहाँ पे साधुवाद देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। प्रेमनगर अस्पताल देहरादून के उच्चीकरण के मांग को लेकर डीजी हेल्थ कार्यालय पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य महानिदेशक से मुलाकात कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि प्रेमनगर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में प्रेमनगर व उसके आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर सुविधाओं का अभाव होने के चलते लोगों को वापस लौटना पड़ता है। निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ता है। अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन, MRI मशीन की कमी है, जिसकी वजह से जनता लंबे समय से परेशान है। कोरोना काल में इनकी ज्यादा जरूरत पड़ी, लेकिन सुविधा नहीं मिलने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। देखिए, कैंट विधानसभा के अंतर्गत प्रेमनगर में राजकीय चिकित्सालय है। हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसका उच्चीकरण होना चाहिए। 2018 में हॉस्पिटल द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, वो शासन में गया था कि इसका उच्चीकरण होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि ये जो हॉस्पिटल है ये 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और यहाँ पे समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारी व्यवस्था अभी वहाँ पर नहीं है और डॉक्टर और स्टाफ की कमी भी वहाँ पर है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।